आज हम अरस्तू की काव्य विषयक मान्यताओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो पुस्तक है देवेंद्रनाथ शर्मा की, ये कई परीक्षाओं में उपयोगी है। तो आरंभ करते हैं वाणी के वरदान से। अरस्तू की काव्य विषयक मान्यताएं। काव्य शास्त्र का आरंभ करते हुए अरस्तू कहते हैं, काव्य के सामान्य शीर्षक के अंतर्गत केवल काव्य पर ही नहीं, बल्कि काव्य के विविध भेदों, उनके विशिष्ट प्रयोजनों, कथानक की संरचना, उसके घटक खंडों की संख्या, प्रकृति या इनसे संबद्ध अन्य विषयों पर भी मैं विचार करना चाहता हूँ। यह प्रतिज्ञा बहुत ही आशा और उत्साह जगाने वाली है, किंतु इस प्रतिज्ञा का पूर्ण निर्वाह नहीं हो पाया है। पहले हमने देखा है कि अरस्तू किसी विषय का प्रतिपादन प्रयोजन, उपादान, निमित्त तथा तत्व के आधार पर करना चाहते हैं। इनका यथासंभव उपयोग काव्यशास्त्र में भी हुआ है। अरस्तू के महाकाव्य एपिक, दुखांतक, ट्रेजेडी, प्रहसन, कॉमेडी, रौद्र स्तोत्र, डिथिरैम्प तथा वंशी एवं वीणा के लिए रचित अधिकतर संगीत साधारणतः अनुकरण या प्रतिरूपण के ही प्रकार हैं। फिर भी इनमें भेद हैं, और वह है अनुकरण के माध्यम, विषय तथा पद्धति के भेद के कारण। उदाहरणार्थ, कहीं तो अनुकरण का माध्यम रूप और रंग होते हैं, जैसे चित्र में, कहीं केवल लय, जैसे नृत्य में, कहीं लय, भाषा और सामंजस्य, जैसे काव्य में। इनका प्रयोग अलग अलग भी हो सकता है और मिश्रित भी। उदाहरणार्थ, वंशी और वीणा के संगीत में लय और सामंजस्य का योग रहता है और काव्य में भाषा भी आ मिलती है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते। उनका कहना है कि काव्यत्व का निर्धारक यदि छंद होता तो होमर और एम्पेदोक्लेस दोनों कवि कहलाते, क्योंकि दोनों की रचनाएं छंदोबद्ध है। किंतु होमर कवि हैं और छंद का प्रयोग करने पर भी एक एम्पेदोक्लेस भौतिक विज्ञानी है। इसलिए कोई रचना गद्य में है या पद्य में, यह प्रश्न काव्यत्व के विचार के प्रसंग में महत्वहीन है। देखना यह है कि रचना का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन यदि आनंद है तो वह काव्य है, और यदि सूचना या ज्ञान मात्र है तो वह अकाव्य है। संस्कृत साहित्य पर ध्यान दें तो यह कथन स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत में धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, इतिहास आदि के ग्रंथ पद्य में ही हैं, किंतु उनकी गणना काव्य में कभी नहीं हुई। इसके विपरीत गद्य में रचना करने पर भी सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी आदि उत्कृष्ट कवि माने गए, क्योंकि उनका लक्ष्य आनंद था, ज्ञान नहीं। तात्पर्य यह है कि माध्यम कला का साधक तो है, पर अंशतः ही। अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण का विषय कार्यरत मनुष्य है, मैन इन एक्शन। मनुष्य या तो उच्चतर हो सकते हैं या निम्नतर, या दोनों के बीच के। उच्चता और निम्नता के निर्धारण का आधार नैतिक है। जिनका आचरण सत्य है वे उच्च, और जिनका असत है वे निम्न। अतः मनुष्यों का चित्रण 3 प्रकार से संभव है: श्रेष्ठतर, निम्नतर अथवा यथावत। इनमें श्रेष्ठतर मनुष्यों का चित्रण दुखांतक में होता है, और निम्नतर मनुष्यों का प्रहसन में। वस्तुतः दुखांतक और प्रहसन का भेद उनमें चित्रित मनुष्यों को लेकर ही है। तीसरा भेद है अनुकरण की पद्धति का।
पद्धति या तो आख्यानात्मक हो सकती है, जिसमें कवि कथानक का वर्णन करता है, या नाटकीय, जिसमें जीते जागते पात्र कार्य व्यापार में निरत दिखाए जाते हैं, या फिर आख्यान और नाटक की मिश्रित पद्धति का भी उपयोग किया जा सकता है। होमर के महाकाव्यों में इसी पद्धति का उपयोग हुआ है। निष्कर्षतः कलाओं के भेदक तत्व तीन हैं: माध्यम, विषय और पद्धति। इन्हीं के भेद से कलाओं में भेद हुआ करता है। कलाओं के तीन भेदक तत्व कौन से हैं? माध्यम, विषय और पद्धति। इन्हीं के भेद से कलाओं का भेद हुआ करता है। अब अरस्तु बात करते हैं काव्य की उत्पत्ति को लेकर कि काव्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो अरस्तु मानते हैं कि काव्य की उत्पत्ति दो कारणों से होती है, और ये कारण हमारी प्रकृति में विद्यमान है। पहला कारण है कि अनुकरण की सहज प्रवृत्ति जो बचपन से ही हम में रहती है। दूसरे, पशुओं की तुलना में अनुकरण की प्रवृत्ति और शक्ति मनुष्य में अधिक है। अनुकरण की सहायता से ही वह प्रारंभिक ज्ञान अर्जित करता है। भाषा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। अनुकरण कुछ सीखने में तो सहायक है ही, अनुकृत वस्तुओं को देखकर आनंद भी प्राप्त होता है। कैरिकेचर का आनंद तो अनुकरण का ही आनंद है। कुछ पदार्थ जैसे अनेक जीव जंतु देखने में विद्रूप या जुगशुपित प्रतीत होते हैं, परंतु उन्हीं का यथावत चित्रण हम में आनंद उत्पन्न करता है। उन्हें देखकर हम कह उठते हैं, अरे ये तो बिल्कुल वही है। संयोग से यदि किसी ने मूल वस्तु नहीं देखी है तो संभव है उसे अनुकृति जन्य आनंद की अनुभूति उतनी अनुभूति न हो, पर रूप, रंग और चित्रण के कौशल का तो आनंद उसे भी मिलता ही है। अनुकरण के ही समान हम में एक दूसरी सहज वृत्ति भी है, वह है सामंजस्य, हार्मनी, लय, रिदम की। अनुकरण के समान ही हमें दूसरी सहज वृत्ति कौन सी है? सामंजस्य और लय। लय में छंदगता अर्थ है। सभ्यता के शैशव काल में जो लोग सामंजस्य और लय की नैसर्गिक प्रतिभा से संपन्न थे, उन्होंने उसे क्रमशः विकसित किया और बाद में उनकी अनगढ़ रचनाओं से ही काव्य की उत्पत्ति हुई। आगे चलकर लेखकों के व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार काव्य दो दिशाओं में विभक्त हो गया। गंभीर प्रकृति के लेखकों ने सज्जनों के उदात्त कार्य व्यापारों का अनुकरण किया। हल्की प्रकृति के लेखकों ने निम्न व्यक्तियों के हीन कार्य व्यापारों का अनुकरण किया। इसलिए जहाँ प्रथम वर्ग के लेखकों ने देवसूक्त तथा प्रसिद्ध जनों की प्रशस्तियाँ लिखी, वहीं द्वितीय वर्ग के लेखकों ने व्यंग्य काव्य लिखे। दुखांतक यानी ट्रेजेडी का विवेचन। क्या है ट्रेजेडी, क्या है दुखांतक? परिभाषा। अरस्तु के द्वारा निर्मित और आलोचना के इतिहास में बहुचर्चित दुखांतक की परिभाषा इस प्रकार है। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्भुत कर इन भावों का उचित विवेचन करे। विभूषित भाषा से मेरा अभिप्राय ऐसी भाषा से है जो लय, सामंजस्य तथा गीत से समन्वित हो। विभिन्न भागों में पृथक पृथक से मेरा तात्पर्य है कि कहीं तो केवल पद्य का प्रयोग हो और कहीं गीत का। इसे परिभाषा न कहकर स्वरूप निरूपण कहना अधिक अच्छा होगा, क्योंकि परिभाषा में जो कसावट होनी चाहिए वह इसमें नहीं है। यों दुखांतक के सभी तत्व इसमें आ गए। स्पष्टता के लिए इसका विश्लेषण करने
दुखांतक ट्रेजेडी कार्य व्यापार का अनुकरण है। कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। कार्य व्यापार अभिनय होता है, वर्ण्य नहीं, यानी जिसका अभिनय होता है, वर्णन नहीं। भाषा लय, सामंजस्य, गीत आदि से समन्वित होती है। कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विरेचन करता है। इस परिभाषा में कार्य व्यापार, अनुकरण तथा विरेचन, ये तीनों शब्द व्याख्या सापेक्ष है। इनकी व्याख्या आगे की जाएगी। दुखांतक के 6 अंग हैं। दुखांतक के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। पहला कथानक, दूसरा चरित्र, तीसरा विचार, चौथा पद योजना, पांचवा गीत तथा छठा है दृश्य। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टेकल। इनमें कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। पद, योजना तथा गीत अनुकरण के माध्यम है। दृश्य अनुकरण की पद्धति या प्रणाली है। कथानक दुखांतक के 6 अंगों में अरस्तु कथानक को प्रमुख मानते हैं। उनके अनुसार कथानक का अर्थ केवल कथा या कहानी नहीं है, बल्कि घटनाओं की संरचना है। घटनाओं को जैसे जैसे रख देने से कथानक नहीं बन जाता, उनकी पूर्वापर योजना में क्रम, व्यवस्था एवं संगति होनी चाहिए, जिससे अभिष्ट प्रभाव सहज रूप से उत्पन्न हो। जैसे फलक पर विभिन्न रंगों को देने मात्र से चित्र नहीं बन जाता, उनके विन्यास और चित्रण में क्रम, व्यवस्था और सामंजस्य से काम लेना पड़ता है, तभी चित्र बनता है और सजीव तथा आकर्षक होता है। वैसे ही घटनाओं की योजना में भी कल्पना और कौशल अपेक्षित है। इसलिए कथानक से तात्पर्य घटनाओं की कलात्मक संरचना से है, केवल कथा से नहीं, कलात्मक संरचना से। तो कथानक से तात्पर्य है जो घटनाएं घट रही है उनमें या उनकी कलात्मक संरचना क्या है, केवल कथा से नहीं। दुखांतक किसी व्यक्ति का नहीं, उसके कार्य व्यापार का अनुकरण है। चरित्र में भी कार्य व्यापार ही प्रमुख है। यूं चरित्र में गुण भी होते हैं, किंतु मनुष्य को सुख दुख अपने कार्यों के फलस्वरूप ही हुआ करते हैं। गुण तो निष्क्रिय धर्म है, इसलिए वे अपने आप में सुख दुख के जनक नहीं हैं। उनके अनुरूप किए गए कार्य ही सुख दुख के जनक बनते हैं। अतः अरस्तु का कहना है, नाटकीय कार्य व्यापार का उद्देश्य चरित्रों का प्रतिरूपण नहीं है, क्योंकि चरित्रों का स्थान तो गौण है। प्रमुखता केवल सुनियोजित घटनाओं अर्थात कथानक की है, वही दुखांतक का प्राण है। कथानक का महत्व प्रतिपादित करने के उत्साह में अरस्तु यहां तक कह देते हैं कि चरित्र के अभाव में दुखांतक हो सकता है, किंतु कथानक के अभाव में नहीं हो सकता। तो कैरेक्टर का होना अरस्तु आवश्यक नहीं समझते। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कथन एकांगी और प्रत्यक्ष विरोधी है। शेक्सपियर, इब्सेन, चेखव, बर्नार्ड शो आदि के अनेक दुखांतकों में कथानक एकदम गौण है। नाटक का सारा प्रभाव चरित्रों में केंद्रित है। आधुनिक नाटक ही नहीं, कहानी, उपन्यास आदि भी चरित्र प्रधान बन गए हैं और कथानक का महत्व क्षीण हो गया है। बात यह है कि अरस्तु के सामने केवल यूनानी दुखांतक थे जो घटना प्रधान थे, इसलिए उनकी दृष्टि में घटना का महत्व स्वाभाविक था। जॉन ड्राइडेन ने ठीक ही कहा है कि यदि अरस्तु के सामने चरित्र प्रधान दुखांतक होते तो वे कथानक या घटना को इतना महत्व नहीं देते। अरस्तु की इस एकांगी धारणा में भी
एक सारवान सिद्धांत ध्यान देने योग्य है। वे केवल कथांश को महत्व नहीं देते, कथा की अर्थात घटना श्रृंखला की कलात्मकता, योजना को भी महत्व देते हैं। अरस्तु के अनुसार परस्पर असंबद्ध घटनाएं कथानक नहीं कहला सकती, उनमें कार्य कारण भाव संबंध होने चाहिए। अर्थात एक घटना से दूसरी घटना युक्तियुक्त या सहज रूप से उत्पन्न होनी चाहिए। दुखांतक को दो चीज़ें अधिक रोचक और आकर्षक बनाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है: स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। स्थिति विपर्य को अरस्तु ने पेरिपेतैया कहा है, जिसका अंग्रेजी रूपांतर रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन है। अभिज्ञान को एनाग्नोरिसिस, जिसका अंग्रेजी रूपांतर रिकॉग्निशन है। इनकी व्याख्या आगे की गई है। कथानक के लिए अरस्तु ने 3 विशेषण रखे हैं: गंभीर, पूर्ण, कुछ विस्तृत। सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। गंभीर विशेषण प्रहसन से दुखांतक का भेद प्रदर्शित करने के लिए है। प्रहसन का कथानक अगंभीर अर्थात हास्यजनक होता है। दुखांतक गंभीर क्योंकि उसमें करुणा और भय का उद्बोध अभीष्ट होता है। पूर्ण कथानक वह है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। कथानक कहीं से आरंभ हो जाए, कहीं समाप्त हो जाए, उसमें कोई क्रम न हो तो वह दुखांतक के योग्य नहीं माना जा सकता। इसलिए सुनियोजित कथानक में आदि, मध्य और अवसान की धारणा स्पष्ट होनी चाहिए। विस्तृत की व्याख्या के अंत प्रसंग में अरस्तु एक महत्वपूर्ण सौंदर्य सिद्धांत का संकेत करते हैं। अनुपात सौंदर्य की पहली शर्त है। मान लीजिए कि कोई चीज़ बहुत बड़ी 1000 किलोमीटर लंबी है, तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष ही नहीं होगा। जब तक प्रत्यक्ष नहीं, तब तक सौंदर्य का बोध कैसे संभव है। इसके विपरीत यदि कोई चीज़ अत्यंत छोटी हो तो उसका भी प्रत्यक्ष दुष्कर है। आज तक चींटी या मच्छर का सौंदर्य वर्णन किसी ने नहीं किया। तात्पर्य यह है कि अनुपातहीन विशालता और लघुता दोनों ही सौंदर्य की दृष्टि से अनुपादेय है। न तो उनका सम्यक प्रत्यक्ष हो सकता है और न उनके अंगों के अन्विति का बोध। दूसरी चीज यह है कि अनुपात पूर्ण में ही नहीं उनके खंडों अर्थात घटकों में भी होना चाहिए। सच तो यह है कि जब तक खंड या घटक आनुपातिक नहीं होंगे तब तक पूर्ण आनुपातिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो खंडों का ही संघात है। इसके साथ यह भी अत्यावश्यक है कि खंडों का विन्यास सामंजस्य हो। खंड आनुपातिक हों ही और जोड़े से ठीक से न जाएं तो बात नहीं बनती। इसलिए अरस्तु बल देकर कहते हैं कि कथानक का विस्तार आनुपातिक और उसकी घटना श्रृंखलाएं सुसंबद्ध तथा सुनियोजित होनी चाहिए। सांगता या जीवता का सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी, सौंदर्य शास्त्र का एक आधारभूत तत्व है। आनुपातिक विस्तार इसलिए अभिलाषणीय है कि बुद्धि कथानक को ग्रहण कर सके और स्मृति उसे धारण कर सके। अधिक विस्तृत कथानक को ग्रहण करना भी कठिन है और स्मरण रखना भी, साथ ही वह नीरस भी हो जाएगा। अनुपात में एक बात और निहित है। कथानक का विस्तार ऐसा होना चाहिए कि संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियम के अनुसार उसमें भाग्य विपर्य की गुंजाइश हो। न तो पलक मारते ही किसी का भाग्य बनता है और न बिगड़ता है। इसलिए विपर्य कर्मिक और स्वाभाविक रूप से दिखाए जाना चाहिए। इसके लिए भी विस्तार का आनुपातिक होना आवश्यक है। कथानक के आनुपातिक विस्तार के साथ घटनाओं में एकान्विति होनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि एक नायक से संबंध घटनाओं का समावेश मात्र एकान्विति का साधक है, किंतु बात ऐसी नहीं है। एक ही व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं में इतनी विविधता होती है कि उनमें अन्विति नहीं स्थापित की जा सकती। इसी तरह अनेक कार्य भी ऐसे होते हैं जिन्हें एक संबद्ध कार्य के रूप में उपस्थापित नहीं किया जा सकता।
फलस्वरूप एक व्यक्ति से संबद्ध रहने पर भी घटनाएं या कार्य व्यापार परस्पर असंबद्ध या अनन्वित रह जाते हैं और नाटकीय उद्देश्य की सिद्धि में सहायक नहीं होते। इसलिए अन्य अनुकरणात्मक कलाओं के समान दुखांतक के कथानक में भी अनुकरणीय कार्य व्यापार एक ही होना चाहिए। खंडों की संरचनात्मक अनुविधि ऐसी सुगठित होनी चाहिए कि एक खंड भी इधर उधर नहीं किया जा सके, और यदि किया जाए तो पूर्ण भी खंडित या बाधित हो जाए। तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ के रहने या न रहने से यदि कोई स्पष्ट अंतर नहीं पड़ता तो वह पूर्ण का आंगिक भाग नहीं माना जा सकता। अंगांगी भाव से जुड़ी हुई घटनाएं या कार्य व्यापार ही नाटकीय कथानक को सफल बनाते हैं। ऊपर की चर्चा का यह स्वाभाविक निष्कर्ष है कि कवि कर्म की सार्थकता उसका वर्णन करने में नहीं जो घटित हो चुका है, बल्कि उसका वर्णन करने में है जो संभाव्यता और आवश्यकता के नियमानुसार घटित हो सकता है। कवि और इतिहासकार का भेद पद्य या गद्य में लिखने के कारण नहीं हुआ करता। उनका वास्तविक भेद इसमें है कि इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, और कवि उसका जो घटित हो सकता है। एक आगत का वर्णन करता है, दूसरा अनागत का, एक यथार्थ का तो दूसरा संभाव्य का, किंतु वह संभाव्य अनर्गल या निराधार नहीं होता। या तो वैसा होना संभव है या आवश्यक। अतः काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है। ये कथन महत्वपूर्ण। अतः काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है, क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास विशेष को। सामान्य से अरस्तु का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियमानुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। काव्य का उद्देश्य इसी सामान्यता की सिद्धि है। काव्य का उद्देश्य क्या है? इसी सामान्यता की सिद्धि है। व्यक्तियों के नाम चाहे जो भी हो, व्यक्तियों के नाम और रूप भले ही विशेष हो, उनकी चरितार्थता सामान्य की अभिव्यक्ति में ही है। इसी में काव्य का काव्यत्व है। सामान्य की अभिव्यक्ति ही वह वैशिष्ट्य है जिसके कारण देश और काल, नाम और रूप में आबद्ध होकर भी काव्य सार्वभौम और शाश्वत बनता है। सर्वत्र और सर्वदा आनंद देने में समर्थ होता है। राम और सीता, दुष्यंत और शकुंतला, ओथलो और डेस्डेमोना व्यक्ति विशेष होकर भी देश काल की सीमा का अतिक्रमण कर समान भाव से सबकी आनंद अनुभूति के साधन बन गए हैं। प्लेटो ने काव्य और दर्शन के पुराने बेर की बात कही थी और उनमें दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया था। यूनान में काव्य की अपेक्षा इतिहास को भी अधिक सम्मान प्राप्त था। अरस्तु ने तर्कसम्मत ढंग से दोनों की श्रेष्ठता को निरस्त कर काव्य की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। यह प्रतिपादन विशेष महत्व का है क्योंकि अरस्तु स्वयं उच्च कोटि के दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। इस अवान्तर प्रश्न के साथ अरस्तु ने साधारणीकरण के सिद्धांत का भी आभास दिया है। संबंध विशेष का परिहार ही तो साधारणीकरण की भूमिका है। अतः जब अरस्तु कहते हैं कि नाम विशेष से संयुक्त रहने पर भी कवि के पात्र सामान्य की ही अभिव्यक्ति करते हैं, तो पर्याय भेद से साधारणीकरण ही उनके मन में है। अरस्तु ने 3 प्रकार के कथानकों का उल्लेख किया है: ऐतिहासिक, काल्पनिक तथा आनुश्रुतिक। इन तीनों को वे दुखांतक के लिए ग्राह्य मानते हैं। कसौटी केवल आनंद प्रदत्ता की है। कथानक कोई भी हो सकता है बशर्ते उसमें आनंद देने की क्षमता हो। यह चीज़ कवि की प्रतिभा पर निर्भर करती है। इसलिए उन्होंने प्लेटो की तरह कवि को अनुकृता न कहकर निर्माता कहा है। कवि के प्रति गुरु शिष्य के दृष्टिकोण में यह तात्विक अंतर का सूचक है। प्लेटो ने कवि को महज अनुकर्ता कहकर कवि का ही नहीं काव्य का भी अनुमूलन कर दिया था। अरस्तु ने कवि को निर्माता कहकर उसके कर्म को उचित गरिमा दी। उनका कहना है
कि कवि पद्य का निर्माता होने के कारण नहीं, बल्कि कथानक का निर्माता होने के कारण निर्माता कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि कथानक ही दुखांतक की आत्मा है। अरस्तु वैसे कथानकों के बड़े विरोधी हैं जो उपाख्यानात्मक होते हैं, अर्थात जिनमें पूर्वापर संबंधों से रहित एक के बाद एक उपाख्यान संभाव्यता या आवश्यकता के नियम की अवहेलना कर आगे पीछे बैठते चले जाते हैं। ये कुकवित्व का लक्षण है। कथानक अर्थात कार्य व्यापार के विचार के बाद अरस्तु परिभाषा के अंतिम अंश को लेते हैं। दुखांतक पूर्ण कार्य व्यापार का अनुकरण है सही, किंतु उसकी पूर्णता निरपेक्ष नहीं है। उसकी वास्तविक पूर्णता इसमें है कि उसमें करुणा या भय का उद्बोध हो। जब तक करुणा और भय का उद्बोध नहीं होता, तब तक कार्य व्यापार के अर्थात घटना श्रृंखला की पूर्णता सार्थक नहीं होगी। करुणा और भय के उद्बोध का प्रभाव सर्वोत्तम तब होता है जब घटनाएं आकस्मिकता से घटित होती है। घटनाओं में कार्य कारण भाव संबंध होने पर वह प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है। तात्पर्य यह है कि करुणा और भय के उद्बोध के लिए घटनाओं की आकस्मिकता से अर्थात अप्रत्याशित रूप से घटित होना, उनमें कार्य कारण भाव संबंध का होना आवश्यक है। सरल या जटिल कथानक। कथानक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। क्योंकि वास्तविक जीवन के जिन कार्य व्यापारों के वे अनुकरण होते हैं, उनमें भी यह अंतर पाया जाता है। सरल कार्य व्यापार वह है जो एक हो, अविच्छिन्न हो और जिसमें बिना स्थिति विपर्यय अथवा अभिज्ञान के ही भाग्य परिवर्तन हो जाए। जटिल कार्य व्यापार वह है जिसमें भाग्य परिवर्तन या तो स्थिति विपर्यय से होता है या अभिज्ञान से या दोनों के योग से। इसकी निष्पत्ति कथानक की आंतरिक संघटना से होनी चाहिए, जिससे परिवर्ती घटनाएं पूर्ववर्ती घटनाओं का परिणाम जान पड़े। इसे ही अरस्तु कार्य कारण भाव कहते हैं। कोई घटना किसी घटना के फलस्वरूप घटित हुई है या बाद में अपने आप यूं ही घटित हो गई है, इससे उसके प्रभाव में बड़ा अंतर पड़ जाता है। स्थिति विपर्यय तथा अभिज्ञान। स्थिति विपर्यय तथा अभिज्ञान। स्थिति विपर्यय उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें कार्य व्यापार सर्वथा विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, हालांकि यह मोड़ संभाव्यता या आवश्यकता के नियमानुसार ही होता है। अभिज्ञान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अज्ञान की ज्ञान में परिणति। अभिज्ञान से पात्रों के मन में प्रेम या घृणा उत्पन्न होती है, जो उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य का निमित्त बनती है। यदि कवि को सौभाग्य प्रदर्शित अभिष्ट होता है तो अभिज्ञान के द्वारा प्रेम की भूमिका रचता, और यदि दुर्भाग्य प्रदर्शित करना अभीष्ट होता है तो घृणा की भूमिका रचता है। अभिज्ञान का सर्वोत्कृष्ट रूप वह है जो स्थिति विपर्यय के साथ घटित होता है। नाटक में जिस किसी अभिज्ञान का महत्व नहीं है, महत्व उसी अभिज्ञान का है जो कथानक और कार्य व्यापार से अंतरंग रूप से जुड़ा हो और व्यक्तियों के बीच संपन्न हो। शेष भाग अगली बार। धन्यवाद।